दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान फॉर यू। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, आज हम इसी को स्टडी करेंगे। ये है राजस्थान बोर्ड चैप्टर 10 क्लास 8 कार्य एवं ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया, साथ ही ऊर्जा रूपांतरण के बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन, गोबर गैस आदि का उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है, इसी से आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के यहाँ पर बता रखे हैं। पहला है परंपरागत स्रोत, मतलब जो हम वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसे हम अनवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं या अनवीकरणीय भी कहा जा सकता है इनको। इसी प्रकार दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत, या जिसे हम कहते हैं नवीनीकरण स्रोत या नवीकरणीय स्रोत, या इसको हम कहते हैं वैकल्पिक स्रोत एक तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो कि ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोयला हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। इसी प्रकार पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी पेट्रोलियम की खुदाई पर हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, ये सभी हमें पेट्रोलियम की खुदाई पर प्राप्त होते हैं। तो ये भी सभी जीवाश्म ईंधन हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार परंपरागत में आता है काष्ठ ईंधन, जिसे हम कहते हैं लकड़ी। तो लकड़ी का उपयोग वर्षों से हो रहा है। पहले पुराने समय में जब गैस नहीं हुआ करते थे, तब काष्ठ ईंधन लकड़ी का ही प्रयोग करते चूल्हा जलाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये सब परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। अब यहाँ देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत, जिसे हम वैकल्पिक स्रोत, ऑप्शनल भी कहते हैं। ये रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ये हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं, पहले हम समझ लेते हैं इसको। जैसे सौर ऊर्जा है, ये नवीनीकरण स्रोत है, क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाला है। इनको असमाप्य भी कहते हैं और इनको कहते हैं समाप्य। तो ये कभी ना खत्म होने वाला है सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य करोड़ों सालों से चमक रहा है और चमकता रहेगा। इसी प्रकार है जल ऊर्जा। तो पानी पृथ्वी पर है, उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो वो भी असमाप्य में या नवीनीकरण में ही आएगा। इसी प्रकार है पवन ऊर्जा। तो जब हवा चलती है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की चलाकर पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये भी एक नवीनीकरण स्रोत होता है। इसी प्रकार होता है भूतापीय ऊर्जा, मतलब भूमि की गर्मी के कारण ज़मीन के अंदर हम जानते हैं कि काफ़ी गर्मी है, उसी गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी नवीनीकरण स्रोत है, क्योंकि इसको भी बार बार हम उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार होती है जैव ऊर्जा, जिसे गोबर गैस है। तो कोई भी किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करता है, तो पशुओं से गोबर प्राप्त होता है और गोबर से गैस बनती है मीथेन, जिसका उपयोग कि हम खाना बनाने में या विद्युत उत्पन्न करने में कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे द्वारा ये किया जा सकता है कि इससे हम खाना बना सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नवीनीकरण स्रोत ही है। इसी प्रकार है महासागरीय ऊर्जा। महासागरों में ज्वार और भाटा, इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत ही होता है। अब दोस्तों इन्हीं को हम एक कंपैरिजन के थ्रू समझ लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरण स्रोत, या उसे कहते हैं समाप्य, मतलब नॉन रिन्यूएबल, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार गैर परंपरागत, वैकल्पिक, असमाप्य, या इसे हम कहते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, अब एक कंपैरिजन के थ्रू इसको समझते हैं। तो इसमें हम परिभाषा क्या देंगे कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं उनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि परंपरागत का मतलब है जो कि जैसे फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधनों में कोयला है, पेट्रोल है, ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोयला ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और कब तक निकलेगा इसका कोई पता नहीं है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल हमें आज मिल रहा है, लेकिन कल मिले ना मिले ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अनवीनीकरण स्रोत हैं। जब तक हैं चलते रहेंगे और जब नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये एक बार समाप्त होने पर इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर से हमें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमने
कक्षा 8 में ही कोयले की कहानी में ये देखा है कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जब वर्षों पहले धरती में उथल पुथल हुई तो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। पृथ्वी के टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कोयले में बदल गए। तो ऐसा तो संभव अब नहीं हो सकता कि पृथ्वी में उथल पुथल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें गैर परंपरागत में, तो यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते, इनको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होते, असमाप्य होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी कि सूर्य करोड़ों सालों से चमक रहा है, चमकता रहेगा, वह अपनी ऊर्जा पृथ्वी को देता रहेगा। इसी प्रकार पवन ऊर्जा जो होती है, पवन चलती रहेगी, मतलब हमें पवन ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी। तो ये भी एक वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का। इसी प्रकार जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं। अगर हम परंपरागत में देखें तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस आदि ऐसे स्रोत हैं जिनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये समय के साथ समाप्त होने वाले स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो कि इसे एग्जाम्पल से भी, कैसे अगर हमें अनवीनीकरण पूछा जाए तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखिए, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस। अब ये याद करिए आप कि ये समाप्त होने वाले हैं क्योंकि इनको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, ये जीवाश्म ईंधन है। तो ये एक तरह से परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएंगे और फिर ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ से भी इसको लर्न किया जा सकता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को यहाँ से लर्न किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, इनकी पुनः प्राप्ति संभव है, मतलब इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के क्या उपाय, मतलब ऊर्जा को बचाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि जैसे आपके कमरे में अगर पर्याप्त रोशनी है तो आप बल्ब को बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर ऊर्जा की बचत करेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी, हम एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। देखिए, अब इसके संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, कि आवश्यकता होने पर ही विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब हमें ज़रूरत है तभी आप कमरे में बल्ब जलाइए, अन्यथा नहीं जलाएं क्योंकि उससे एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, खाना पकाने हेतु सोलर कुकर, उन्नत चूल्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनकी बचत हो सके कि सौर चूल्हे के द्वारा भी खाना पकाया जा सकता है। रसोई गैस, केरोसिन, स्टोव आदि को व्यर्थ जलने नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन सभी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन होते हैं जो कि ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इनको बचाकर हम इनकी बचत कर सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के भी ये काम आ सकें। तो इनको व्यर्थ नहीं जलने दिया जाए। फोर्थ है, यदि किसी स्थान पर अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपने वाहन के इंजन को बंद कर दें ताकि ईंधन की बचत की जा सके। साथ ही वाहनों की समय पर सर्विसिंग भी की जानी चाहिए। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बाइक या गाड़ी चलाते समय कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कहीं हमें रुकना पड़ता है, ट्रैफिक सिग्नल पर तो हमें रुकना ही पड़ता है। इसके अलावा भी कहीं भीड़ हो या कुछ जानवर सामने आ जाए तो भी हमें रुकना पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखें कि हम इंजन को बंद कर दें और जब हमें चलना हो तो वापस उसको चालू कर लें, क्योंकि इससे कि ईंधन की बचत हो सकती है। और साथ ही इसमें बता रखा है कि वाहनों की टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो, मतलब हमारे वाहन की समय पर हम सर्विसिंग कराएं ताकि वह ईंधन की खपत ज़्यादा ना करे। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत का अधिक उपयोग किया जाकर परंपरागत ईंधन की बचत की जा सकती है। अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारे जो परंपरागत ईंधन है, जो अनवीनीकरण ईंधन है, उनकी बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है, जैव अपशिष्ट या गोबर से बायोगैस बनाकर परंपरागत ईंधन को बचाया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा ही बता रखा है उसने कि हम गोबर गैस का प्रयोग करें ताकि हमें जो एलपीजी है हमारे घरों में से हम खाना बनाते हैं उसकी बचत की जा सके, क्योंकि वो भी एक प्रकार का अनवीनीकरण स्रोत होता है। भवनों का निर्माण भी इस तरह किया जाए ताकि सर्दी व गर्मी दोनों के अनुकूल हो। ऐसा किया जाकर हीटर, एसी का प्रयोग कम करके विद्युत को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, मकानों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वो गर्मी में ठंडे रहें और सर्दी में गर्म रहें ताकि हमें किसी प्रकार से हीटर या एसी का प्रयोग नहीं करना पड़े। घरों में साधारण बल्ब या ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लगाएं। ये तो आपको पता है, ये
ये चीज़ तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि साधारण बल्बों की जगह जो बल्ब आते हैं 100 वाट के, वो पीले रंग के, वो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करते हैं। उसकी जगह एलईडी बल्ब रोशनी उतनी ही देगा, रोशनी भी अच्छी देगा, आँखों को नहीं चुभेगी। एलईडी बल्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे विद्युत की बचत की जा सकती है। तो इस प्रकार हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में और ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।